दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जामिन चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग डाटा सफिशिएंसी पे बेस्ड प्रॉब्लम को देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए डाटा सफिशिएंसी क्या है तो इसको पहले समझ लीजिए कि डाटा सफिशिएंसी इज नॉट अ पार्टिकुलर चैप्टर, ऑलराइट, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स, और इन अनदर वर्ड्स यू कैन से दैट इट इज़ जस्ट मीडियम ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन। ऑलराइट, यदि कहने का क्या मतलब है कि डाटा सफिशिएंसी एक पार्टिकुलर चैप्टर नहीं है, जैसा कि आपका ब्लड रिलेशन एक पार्टिकुलर चैप्टर है, इनपुट आउटपुट एक आपका पार्टिकुलर चैप्टर है। ठीक है, तो उस तरीके का ये पार्टिकुलर चैप्टर नहीं है, ये क्या है, एक माध्यम है क्वेश्चन को पूछने का। ठीक है, तो डाटा सफिशिएंसी के बारे में आप लोग इतना समझ चुके हैं। ठीक है, देखिए जब तक आपको डिफरेंट चैप्टर पे कमांड नहीं होगा, आप उसको बनाना नहीं सीखेंगे, तब तक आप डायरेक्टली अगर चाहेंगे कि डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को बना ले तो बिल्कुल आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, इसके लिए आपके दूसरे चैप्टर पे कमांड होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी जाके जो है आप डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी मेरे पास थोड़ा छोटा बोर्ड है, जैसे मैं थोड़ा बड़ा बोर्ड ले लेता हूँ उसके बाद जो है आपको रेगुलर बेसिस पे मेंस का भी क्वेश्चन इस चैनल पे मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस तरीके से आपको एक स्टेटमेंट 1 दिया हुआ रहेगा और इसी तरीके से एक स्टेटमेंट 2 भी आपको दिया रहेगा। ठीक है, दोनों में आपको कुछ दिए रहेंगे। मान लीजिए अगर इस तरीके से दिया रहे फैट मैट जेट, ठीक है, इसका पी क्यू और आर इस तरीके से कोडिंग दिया हुआ रहेगा। सेकेंड स्टेटमेंट में इसी तरीके से आपको रहेगा जैम मैट और नेट। ठीक है, इसमें भी आपके रहेगा क्यू टी एस रहेगा, इस तरीके से कोड किया हुआ रहेगा इन तीनों वर्ड का। तो आपसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि आपको बताना है कि मैट का कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए डाटा सफिशिएंसी में आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मैट का कोड क्या होगा, लेकिन इसके लिए जो है आपको कोडिंग डिकोडिंग का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उस पर आपको कमांड होना चाहिए, तभी ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको जो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है तब आपसे पूछेगा कि बताइए कि क्या अकेले स्टेटमेंट 1 जो सफिशिएंट है आंसर देने के लिए कि मैट का कोड क्या होगा। अगर सिर्फ 1 से ही आंसर आपका आ जाता है तो आपका होगा कि 1 इज सफिशिएंट वाइल सेकेंड इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऑलराइट, तो यहां से इस तरीके से हो गया। और अगर मान लीजिए फर्स्ट आपका सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए और सेकेंड से जो है आपका अगर आंसर निकल जा रहा है तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, कि 1 इज नॉट सफिशिएंट बट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि 1 से भी आपका आंसर आ जाए और 2 से भी आपका आंसर आ जाए, तो इस केस में ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ईदर और वाला। ठीक है, कि फर्स्ट से भी आपका आंसर आ जा रहा है, सेकेंड से भी आंसर आ जा रहा है, तो आपका आंसर होगा ईदर और। ठीक है, और इसके बाद देखिए डी में देखते हैं। अब मान लीजिए कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की मदद से भी अगर आप अपना आंसर नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तब आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि बोथ 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और जब फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मिला देने से, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मिला देने के बाद अगर आपका आंसर निकल रहा है, तब आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा कि बोथ 1 एंड 2 आर रिक्वायर्ड। ठीक है, टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों की जरूरत पड़ेगा। जैसे देखिए मैट का निकालना है तो अकेले तो इससे निकलेगा नहीं, क्योंकि कॉमन रहेगा तभी हम लोग निकालेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग पढ़े हैं, तो 1 2 को मिलाते हैं तो देखिए यहाँ भी मैट है, यहाँ भी मैट है, और यहाँ भी इसका कोड क्यू मिल रहा है, यहाँ भी कोड क्यू मिल रहा है। तो अगर आप मैट का कोड निकालते हैं तो आपको 1 और 2 दोनों का जरूरी पड़ेगा, तभी आप मैट का कोड बता सकते हैं कि क्यू है। ठीक है, तो इसका क्या कहने का मतलब है कि यहाँ ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा कि बोथ यहाँ पे जरूरी है, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों जरूरी है, तभी जाके आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और आपको इस तरीके से बनाना है।
ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि किस तरीके से आपको ऑप्शन को समझना है। अब आइए प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लिख रहा है कि व्हाट इज़ द कोड फॉर काऊ। ठीक है, आपसे काऊ का कोड पूछ रहा है, इसके लिए 2 स्टेटमेंट आपको दे रखा है। ठीक है, तो आइए उस स्टेटमेंट को हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 में आपको दिया हुआ है बिग काऊ और रैट दिया हुआ है। ठीक है, इसको कोड किया गया है MN VG और DC से। ठीक है, इसी स्टेटमेंट 1 में ही एक और आपको दिया हुआ है कि रैट ड्यू और ग्रास। ठीक है, इसका कोडिंग आपको किया गया है VG BH और SX से। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है। स्टेटमेंट 2 में देखिए, इसमें भी आपको कुछ कोडिंग दिया हुआ है बिग सेम यूज, और इसका जो कोड है वो दिया हुआ है MN WE और QS। इसमें एक और दिया हुआ है आपको कि रैट काऊ और यूज। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोडिंग दिया हुआ है V VG और DC। तो इस तरीके से 2 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और आपसे पूछ क्या रहा है काऊ का कोड क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको पेन और पेपर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप देखेंगे और इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ देखना है और बताना है कि कौन कौन स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट है इसका, या फिर कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है इसका आंसर देने के लिए। ठीक है, तो हमको चाहिए काऊ का कोड। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 में ही दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या क्या आपको कॉमन मिल रहा है। एक तो रैट मिल रहा है, यहाँ भी रैट मिल रहा है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। ड्यू ग्रास यहाँ है और यहाँ बिग और काऊ है। इसका मतलब है कि अगर रैट यहाँ कॉमन है तो यहाँ कोडिंग में भी कॉमन होना चाहिए। तो देखिए VG और VG आपका कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ हो गया। अब हमको या तो बिग का मिल जाए कोड तो हम लोग काऊ का और बता सकते हैं, अपने आप इसका निकल जाएगा, या फिर काऊ कहीं और कॉमन हो जाए तो हम लोगों को मालूम चल जाएगा। तो देखिए सिर्फ फर्स्ट की मदद से आप काऊ का जो है कोड नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अकेले स्टेटमेंट फर्स्ट सफिशिएंट नहीं है इसका आंसर देने के लिए कि कोड का पार्टिकुलर, काऊ का पार्टिकुलर जो कोड होगा वो क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ से कैंसिल हो जाता है कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट नहीं है इसका आंसर देने के लिए। अब हम लोग आएंगे सेकेंड में आएंगे और यहाँ चेक करेंगे कि क्या अकेले स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है इसका आंसर देने के लिए। तो यहाँ देखिए सिर्फ आपको कॉमन मिल रहा है यूज और यूज। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आपका मिल रहा है, WE और WE जो है सो यहाँ पे आपका कॉमन है। ठीक है, तो आपको चाहिए काऊ का, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिग और सेम है, यहाँ रैट और काऊ है, यानी कोई भी कॉमन नहीं है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि अकेले 2 भी सफिशिएंट नहीं है इसका आंसर देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका यहाँ से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके से आपका सी भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पर्टिकुलर अकेले अकेले भी आंसर नहीं दे पा रहा है। तो सी भी आपका कैंसिल हो गया। अब डी और ई आपका ऑप्शन नंबर बच रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों की मदद से निकल जाएगा तो आपका ई आंसर होगा, और अगर नहीं निकलता है तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से हमारा रैट मालूम चल चुका है स्टेटमेंट 1 से। अब स्टेटमेंट 1 + 2 करके देखते हैं कि क्या यहाँ से आपका वैल्यू निकल रहा है क्या। ठीक है, तो रैट का तो आपको मालूम चल चुका है, और यहीं पे देखिए जैसे आप बिग और यहाँ बिग देख रहे हैं, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों में कॉमन है, या फिर बिग और बिग को भी कॉमन करेंगे तो काऊ निकल जाएगा, या फिर देखिए यहाँ पे काऊ है और यहाँ पे रैट है। तो रैट का तो ऑलरेडी हम लोग को मालूम चल गया है कि VG है, यहाँ भी रैट है तो रैट का आपको VG निकल गया है। यानी काऊ का यहाँ और यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट में कोड जो सेम होना चाहिए, अगर ये दोनों मिल रहा है तो यहाँ देखिए DC है और यहाँ DC है, तो यहाँ रैट का मालूम चल गया था, यहाँ भी हमको रैट का मालूम चल गया, यहाँ काऊ था यहाँ काऊ था, दोनों कॉमन हो गया। तो यहाँ से हमारा कोड आराम से पता चल जा रहा है। बट ये आंसर कैसे निकल रहा है, जब आप 1 और 2 दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तब आप निकाल पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ई ही आपका सही होगा कि बोथ 1 and 2 आर टुगेदर रिक्वायर्ड टू
आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई जो है आपका फर्स्ट का सही आंसर है। ठीक है, तो बस आपको कोडिंग डिकोडिंग मालूम होगा तो आप आराम से बना लेंगे। और देखिए डाटा सफिशिएंसी आपको प्री में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एसबीआई में पिछली बार पूछा गया था, वहाँ पे थोड़ा इजी वे में पूछा जाता है प्री में, बट मेंस में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लेवल का पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो प्री और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बट आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पे कमांड होना चाहिए, तभी आप जल्दी इसको बना सकते हैं। ठीक है, उतना हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल बना पाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था इस तरीके से। अब आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ से आपका सेकेंड में दे रहा है कि 5 पर्सन P, Q, R, S and T आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। इसके बाद लिख रहा है कि हु सिट्स इन द मिडिल ऑफ द रो। ठीक है, यानी 5 लोग आपको दिए हुए हैं और एक रो में पांचों का पांचों पर्सन जो है सो बैठ रहा है और सभी का देखने का डायरेक्शन जो है सो नॉर्थ डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि उस रो में जो मिडिल में जो पर्सन बैठेगा उसका आपको नाम बताना है। ठीक है, इसके लिए फिर से स्टेटमेंट 1 और 2 दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सफिशिएंट है इसका आंसर देने के लिए, या फिर दोनों को यूज करने के बाद भी इसका आंसर लिख लेगा या नहीं लिख लेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लिख रहा है, स्टेटमेंट 1 में दिया गया है कि ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी। तो स्टेटमेंट 1 को पहले हम लोग बना लेते हैं। देखिए इसमें आपको क्या कह रहा है कि टी के राइट में थर्ड, अगर सब नॉर्थ देख रहा है तो इस डायरेक्शन में होगा, टी के राइट में थर्ड आपका जो है सो एस आना चाहिए। ठीक है, आगे लिख रहा है हु इज एट एन एक्सट्रीम इंड, यानी टी जो है सो इंड पे होना चाहिए। तो अगर ये इंड पे हो जाता है और 5 ही के 5 लोग आपको यहाँ पे आने हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर तो आएगा नहीं, लेफ्ट में राइट में ही आएगा, यानी ये इंड भी आपको मिल गया। तो इस तरीके से 5 पर्सन बैठेगा। अब आगे लिख रहा है कि 2 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, पी और क्यू के बीच में आपको 2 पर्सन बैठ रहा है और आगे लिख रहा है कि क्यू हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, यानी क्यू और एस जहां भी आएगा दोनों साथ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे तो आप क्यू को रख नहीं पाइएगा, क्योंकि अगर क्यू को रखते हैं तो 2 छोड़ के पी के लिए लेफ्ट में भी राइट जगह नहीं है और राइट में भी 2 छोड़ के आपके पास जगह नहीं है, यानी ऑब्वियस सी बात है कि क्यू आपका यहाँ आ जाएगा और 2 छोड़ के आपका पी जो है सो यहाँ आ जाएगा। और 5 ही पर्सन आने वाले थे तो 4 आ गया है, एक आपका कौन बचता है, तो एक आपका आर बचता है। ठीक है, तो यही तो आपसे पूछ रहा था ना कि इस रो में जो मिडिल में पर्सन बैठेगा उसका आपको नाम बताना था कि कौन है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट से आपका मिडिल वाला पर्सन निकल जा रहा है कि वो आर है, यानी फर्स्ट अपने आप में अकेले ही सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट 1 हो गया, इससे आपका पता चल गया। अब स्टेटमेंट 2 से देखते हैं कि क्या इससे अकेले पता चल रहा है क्या। तो स्टेटमेंट 2 में आपको लिख रहा है कि क्यू सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस। ठीक है, और ये भी नॉर्थ देख रहा है तो एस के इमीडिएट राइट में आपका क्यू आ जाएगा। ठीक है, आगे लिख रहा है कि हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। ठीक है, यानी एस जो है पी के लेफ्ट में थर्ड आना चाहिए, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पी आपका यहाँ आएगा, तभी इसके लेफ्ट में थर्ड जो है सो एस यहाँ आ पाएगा। अब आप इसके बाद जो है आपको लिख रहा है कि आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, यानी क्यू जहां भी है उसके इमीडिएट राइट में आपका आर आएगा, तो क्यू यहाँ है, इसके इमीडिएट राइट में आपका आर यहाँ आ गया। ठीक है, बस इतना ही आपको दिया हुआ था और 5 पर्सन को आना था, तो यहाँ पे देखिए 4 ही पर्सन आ रहा है। तो लेफ्ट एंड कहाँ है, राइट एंड कहाँ है आपको नहीं पता है, तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी आपका बनेगा। ठीक है, 4 पर्सन यहाँ है तो या तो इधर एक पर्सन बैठ जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी ये इंड पॉइंट हो गया आपका और ये भी इंड पॉइंट हो गया। तो एक पॉसिबिलिटी तो आपका ये बन रहा है, और दूसरा देखिए पॉसिबिलिटी आपका क्या बन रहा है कि एक पर्सन यहाँ आ जाए, तो ये भी आपका पॉसिबिलिटी हो गया। 5 पर्सन इस तरीके से बैठेगा। ठीक है, तो टी यहाँ आ जाएगा, इसमें टी यहाँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि फर्स्ट वाले पॉसिबिलिटी में देखते हैं तो मिडिल में आपका क्यू बैठ रहा है। ठीक है, और सेकेंड पॉसिबिलिटी में देखिए तो मिडिल में जो है, मिड पे जो है इस रो में आर बैठ रहा है।
तो स्टेटमेंट 2 में आपके पास कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है, एक में Q बैठ रहा है, एक में R बैठ रहा है। यानी अगर दोनों कॉमन होता तो हम लोग थोड़ा देखते भी, लेकिन दोनों का दोनों डिफरेंट है। तो मिडिल पॉइंट पे कभी Q बैठ रहा है, कभी R बैठ रहा है, इसका मतलब एक एग्जैक्ट आंसर आपको यहाँ से नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि 2 अकेले सफिशियंट नहीं है इसका आंसर देने के लिए। ठीक है, लेकिन 1 से आपका आंसर निकल जा रहा है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा कि सिर्फ ए ही अकेले सफिशियंट है इसका आंसर देने के लिए, जबकि स्टेटमेंट 2 सफिशियंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सेकेंड का आंसर हो जाएगा। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में देखिए आपको क्या दे रहा है कि 5 मेंबर्स ए बी सी डी एंड ई आर इन अ फैमिली। ठीक है, देन हु इज द हस्बैंड ऑफ सी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से आपको यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि 5 मेंबर हैं ए बी सी डी एंड ई करके। ठीक है, 5 पर्सन आपको दिए गए हैं और इसके बाद आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सी का हस्बैंड कौन होगा, उसका आपको आंसर निकालना है। ठीक है, इसके लिए 2 स्टेटमेंट दिया गया है। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट 1 में क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग स्टेटमेंट 1 से देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट 1 से इसका आंसर आ सकता है क्या। तो देखिए इसमें लिख रहा है कि सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। ठीक है, यानी डी का जो सिस्टर इन लॉ है वो जो है सो आपका सी है। अगर सी सिस्टर इन लॉ है इसका मतलब फीमेल है, तो इसका साइन तो आपको पता चल गया कि इस तरीके से माइनस हम लोग दे देंगे। डी का सिस्टर इन लॉ सी है तो इसका साइन तो आपको 100% पता चल गया, लेकिन डी के बारे में अभी भी आपको नहीं पता है। ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी, या फिर दूसरे तरीके से कहें तो ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, डी के बारे में ही लिख रहा है कि डी हु इज द चाइल्ड ऑफ ए। ठीक है, तो डी के बारे में कह रहा है कि डी जो है ए का चाइल्ड है। चाइल्ड कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे इसका सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है। यानी अभी भी डी का आपको पार्टिकुलर साइन नहीं पता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ए के बारे में भी अभी नहीं पता चल रहा है कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अब देखिए क्या स्टेटमेंट 1 से आप बता पा रहे हैं कि सी का हस्बैंड कौन है? आप बिल्कुल नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, कि सी का हस्बैंड कौन है। यानी स्टेटमेंट 1 जो है अपने आप में सफिशियंट नहीं है इसका आंसर देने के लिए। ठीक है, कि सी का हस्बैंड कौन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए तो आपका ऐसे ही रिजेक्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब स्टेटमेंट सेकेंड देखते हैं कि क्या सेकेंड से इसका आंसर आ सकता है क्या। तो सेकेंड में देखिए लिख रहा है कि सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी। ठीक है, तो कह रहा है कि बी का डॉटर इन लॉ है आपका सी। तो देखिए बी का डॉटर इन लॉ सी होगा, इसका मतलब इसका कोई सन होगा, उसका मैरिज हुआ होगा किससे? सी से, तभी जाके बी का डॉटर इन लॉ सी है। ठीक है, तो सी अगर देखिए यहाँ पे अगर डॉटर इन लॉ इसका मतलब फीमेल है तो यहाँ पे माइनस साइन देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी इसका साइन पता चल गया। और इसी में आपको आगे दे रहा है बी के बारे में है कि बी हु इज द मदर ऑफ डी। ठीक है, तो बी मदर होगी यानी फीमेल है, तो इसका भी साइन आपको पता चल गया, यहाँ माइनस साइन देंगे हम लोग। लेकिन कह रहा है कि बी हु इज द मदर ऑफ डी, बी जो है मदर है डी का। तो देखिए यहाँ से आपको 2 पॉसिबिलिटी मिल रहा है कि या तो एक इधर हो जाए, डी यहाँ पे भी आ सकता है और डी यहाँ भी आ सकता है आपका। ठीक है, अभी आप कंफर्म नहीं है कि डी यहाँ पे आएगा या फिर डी यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपको 5 पर्सन आने हैं। अभी आपको ए आना है, ई आना है। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि यहाँ पे डी ही इसका सन हो जाएगा, यहाँ तो ई भी आ सकता है, यहाँ पे ए भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 पॉसिबिलिटी मिल रहा है कि डी या तो यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। तो देखिए स्टेटमेंट 2 भी जो है अपने आप में सफिशियंट नहीं है कि आप कंफर्म बता दें कि सी का हस्बैंड यहाँ कौन होगा। ठीक है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अभी आप कंफर्म सेकेंड स्टेटमेंट से भी नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट 2 भी जो है सो आपका सफिशियंट नहीं है इसका आंसर देने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी भी जो है आपका यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो बी भी आपका नहीं होगा।
तो देखिए स्टेटमेंट 1 से भी हमारा अकेले आंसर नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट 2 से भी अकेले आंसर नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों को मिला के देखेंगे कि क्या यहां से इसका आंसर आ पाएगा क्या। ठीक है, अगर यहां से आंसर आ जा रहा है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा कि बोथ 1 एंड 2 आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये दोनों से नहीं मिलता है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि दोनों को हम लोग एक साथ कंबाइन करने के बाद भी इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तो आपका ऐसे ही गलत हो गया, ईदर और वाला, कि 1 जब सफिशियंट है ही नहीं, सेकेंड अपने आप में अकेले सफिशियंट नहीं है, तो सी वाला भी जो था सो आपका कैंसिल हो गया, ईदर और वाला कंडीशन। तो आपके पास यहाँ से 2 ही ऑप्शन अब बचता है, एक तो डी बचता है, एक तो ई बचता है। अगर दोनों को मिला देने से, कंबाइन करने से आंसर आपका निकल जाता है तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, अगर नहीं निकलेगा तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 3-4 जो आपका ऑप्शन है वो तो डायरेक्टली ऐसे ही खत्म होते चला जाएगा। ठीक है, तो अब आइए इन दोनों को कंबाइन अगर हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिख रहा था कि ए का चाइल्ड है डी, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा है कि बी का चाइल्ड है डी। ठीक है, यानी ए का भी चाइल्ड है डी और बी का भी चाइल्ड है डी। इसका मतलब क्या है कि ए और बी दोनों पेरेंट्स होंगे डी का, तभी तो दोनों में कंबाइन है कि डी चाइल्ड है ए का भी और बी का भी। तो इसका एक मतलब हुआ कि ए और बी जो होगा मैरिज कपल हो सकता है। ठीक है, और बी यहाँ माइनस दिया हुआ था, इसका मतलब ये जो है सो वाइफ हो गई, तो 100% ए हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, ए का चाइल्ड था डी और बी का चाइल्ड था डी। ठीक है, तो इसका एक तो चाइल्ड हो जाएगा दोनों का डी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि डी यहाँ आएगा या फिर ये अलग आएगा, इसको भी हम लोग को देखना है, तभी जाके सी का हस्बैंड हम लोग को पता चल पाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा था कि डी का जो सिस्टर इन लॉ है वो है आपका सी। ठीक है, तो अगर डी का सिस्टर इन लॉ अगर सी है तो इसका मतलब कि यहाँ हस्बैंड नहीं हो पाएगा। अब एक ही पर्सन सी का सिस्टर इन लॉ भी हो जाए और इसका हस्बैंड भी हो जाए, ये पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा है ये कि इसका कोई सन होगा जिसका मैरिज सी से हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे डी नहीं आएगा क्योंकि डी की जो सिस्टर इन लॉ है वो है सी, इसका मतलब डी कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, और 5 ही लोग आने थे, तो देखिए ए बी सी डी तो आ चुका है, यानी आप यहाँ पे श्योर हो गए कि यहाँ पे 100% आपका ई आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी डी ई इस तरीके से 5% बैठ गया है। अब देखिए जब 1 और 2 दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो सी का हस्बैंड है ई, आपको यहाँ से 100% पता चल गया। ठीक है, तो देखिए जब 1 और 2 दोनों को मिलाते हैं तब जाके इसका आपको आंसर मिल पा रहा है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कि सी का हस्बैंड कौन था, इसका आंसर निकालने के लिए आपको स्टेटमेंट 1 की भी ज़रूरत है, 2 की भी ज़रूरत है। दोनों को मिला के कर रहे हैं, जब इसका फाइंड आउट कर रहे हैं तभी जाके उसका आंसर निकल पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ई जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हार्ड नहीं होता है, बट आपको इस चैप्टर पे थोड़ा सा कमांड होना चाहिए, तभी जाके आप इस तरीके के प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। देखिए 4 में आपको लिख रहा है कि 5 पर्सन्स ए बी सी डी एंड ई आर लिविंग इन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ 5 फ्लोर्ड बिल्डिंग। ठीक है, यानी 5 फ्लोर का बिल्डिंग है, उस पे 5 लोग आपका बैठ रहे हैं। ठीक है, तो आपसे आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज लिविंग इन टॉप मोस्ट फ्लोर, यानी 5th नंबर फ्लोर पे कौन सा पर्सन आएगा उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए आपको स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और उसके बाद आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सफिशियंट है इसका आंसर देने के लिए। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग देखेंगे कि स्टेटमेंट 1 में आपको क्या मिल रहा है, क्या अकेले स्टेटमेंट 1 सफिशियंट है या फिर अकेले 2 सफिशियंट है, इसको पहले फाइंड आउट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट 1 को अगर हम लोग देखें तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है कि देयर आर 2 फ्लोर्स। पहले फ्लोर बना लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। तो यहाँ स्टेटमेंट 1 के लिए हम लोग लिखते हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट 2 के लिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों से नहीं निकलेगा तभी जाके हम लोग स्टेटमेंट 1 + 2 को भी चेक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 5 फ्लोर बना लिए हैं। अब आइए स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में लिख रहा है आपको कि देयर आर 2 फ्लोर गैप्स बिटवीन बी एंड ए।
तो बी और ए के बीच में 2 का गैप है आपको। आगे ए के बारे में लिख रहा है कि ए हु इज इमीडिएट एबव सी, यानी सी जहां होगा उसके जस्ट ऊपर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, आगे लिख रहा है कि डी इज इन बॉटम मोस्ट फ्लोर, यानी डी जो है बॉटम मोस्ट यानी फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट से आपको इतना मिल रहा है। देखिए सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 के नीचे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख रहा है सेकंड में कि ओनली 1 पर्सन इज एबव सी, यानी सी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन होना चाहिए, तो सी 100% आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सी के बारे में लिख रहा है कि हु इज जस्ट एबव डी, यानी डी के जस्ट ऊपर सी है तो डी यहाँ आ जाएगा। आगे लिख रहा है कि देयर आर 3 फ्लोर्स गैप बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में 3 फ्लोर का गैप है। और आगे लिख रहा है ए इज नॉट इन द टॉप मोस्ट फ्लोर, यानी ए जो है आपका 5th पे नहीं आएगा। तो देखिए आप यहाँ से 100% श्योर हो गए हैं कि इन दोनों में ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ से पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे आपने ये ऑप्शन देखा, आपका ऑप्शन नंबर ई तुरंत यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी ई के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए फर्स्ट केस में आपका डी अगर यहाँ है तो सेकेंड केस में डी यहाँ है, यानी दोनों को कभी कंबाइन नहीं किया जा सकता। डी भी अगर यहाँ होता स्टेटमेंट 2 में तब हम लोग कंबाइन करने का सोचते भी, लेकिन एक में डी जो है फर्स्ट फ्लोर पे है और सेकेंड स्टेटमेंट में जो डी है वो 3rd फ्लोर पे है, यानी दोनों कभी कंबाइन हो ही नहीं सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ई आपका यहीं से गलत हो जाता है। या फिर दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ देखिए बी और ए के बीच में 2 का गैप है और यहाँ पे बी और ए के बीच में 3 का गैप है, यानी आप कभी भी स्टेटमेंट 1 और 2 को कंबाइन कर ही नहीं पाइएगा। ठीक है, तो ये वाला ऐसे ही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ से इसी तरीके से गलत हो जाता है। तो अब आइए बैठा के देखते हैं कि अकेले स्टेटमेंट 1 से आंसर आ पाएगा या फिर सेकेंड के मदद से आ पाएगा, या फिर सेकेंड अकेले ही इसका आंसर दे पाएगा। तो इसको अब हम लोग थोड़ा चेक करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि बी और ए के बीच में 2 का गैप है, तो देखिए बी और ए यहाँ पे आ सकता है, 2 छोड़ के बी और ए यहाँ पे आ सकता है, लेकिन ए आपका कभी भी सेकेंड वाले फ्लोर पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि ए को यहाँ रखते हैं तो इसके जस्ट नीचे सी आना चाहिए, बट यहाँ पे डी दिया हुआ है, यानी यहाँ पे आपका बी आ जाएगा और यहाँ पे जो है सो आपका ए आ जाएगा। ठीक है, और ए के जस्ट नीचे आपका सी आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और 5 ही पर्सन है, एक आपका बच रहा है, तो देखिए ई आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा था कि टॉप मोस्ट फ्लोर यानी 5th पे कौन आएगा, तो यहाँ से आप 100% बता पा रहे हैं, स्टेटमेंट 1 से ही आप बता पा रहे हैं कि 5th पे ए आएगा, यानी इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 1 जो है अकेले ही सफिशिएंट है इसका आंसर देने के लिए। ठीक है, तो ये तो आपका पता चल गया। अब आइए स्टेटमेंट 2 को चेक करते हैं। ठीक है, देखिए सी और डी तो आपका यहाँ बैठ चुका है, बी और ए के बीच में 3 पर्सन आने चाहिए, तो इसके लिए एक ही पहले से कि बी और ए यहाँ आ जाए और 3 छोड़ के बी और ए यहाँ आ जाए, लेकिन यहाँ पे आपको दिया हुआ था कि ये कभी भी 5th फ्लोर पे नहीं आना चाहिए, तो यहाँ तो ए आ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ 5th फ्लोर है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बी आपका आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, एक ही पर्सन बैठना है, तो इसको हम लोग ई को यहाँ बैठा देंगे। तो सेकेंड जो है अकेले ही जो है 5th पे कौन आएगा यानी टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन आएगा बताने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट 1 अकेले आंसर दे पा रहा है, स्टेटमेंट 2 भी जो है आपका अकेले आंसर दे पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ईदर और वाला। ठीक है, 1 से भी हम लोग आंसर दे पा रहे हैं, 2 से भी आंसर दे पा रहे हैं, यानी सी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा कि ईदर 1 और 2 आर सफिशिएंट। ठीक है, तो जब भी आप अकेले अकेले दोनों से आंसर दे पाएंगे तो ईदर और वाला केस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए 5 में आपको क्या दे रहा है कि 6 पर्सन आर ऑफ डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, 6 पर्सन जो है आपका डिफरेंट हाइट का है, तो आपसे पूछ रहा है कि हु इज सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन। ठीक है, यानी आपको बताना है कि सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन कौन है, उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, इसके लिए भी आपको 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो देखिए इसको हम लोग बनाकर देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो स्टेटमेंट 1 में देखें तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, देखिए 6 पर्सन दिया हुआ है, तो हम लोग इस तरीके से बना देते हैं 6 5 4 3 2 और 1। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ जाएगा, यानी 1 से 2 का हाइट ज़्यादा होगा, 2 से 3 का हाइट ज़्यादा होगा। इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा हाइट वाला जो पर्सन आएगा वो 6 वाले पे आएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में आपको लिख रहा है, तो देखिए यहाँ लिख रहा है कि P इज टॉलर देन Q एंड शॉर्टर देन R।
तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा कि P Q से तो बड़ा है लेकिन R से छोटा है, तो इस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे। अब आगे देखिए आपको लिख रहा है कि ओनली 1 पर्सन इज टॉलर देन S। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 से देखें हम लोग यहाँ पे, तो कह रहा है कि ओनली 1 पर्सन इज टॉलर देन एस, यानी एस से सिर्फ एक ही बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एस का पोजीशन 5th वाले पे होगा, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट 1 का हो गया। अब स्टेटमेंट 2 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 2 में आपको लिख रहा है कि Q इज शॉर्टर देन S, ठीक है, एंड टॉलर देन T। ठीक है, आगे लिख रहा है U इज नॉट द शॉर्टेस्ट पर्सन, यानी U जो है आपका फर्स्ट वाले पे नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके पास इतना सारा इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट आप ध्यान दीजिए कि ये अकेले अकेले आंसर दे पाएगा क्या। तो अगर स्टेटमेंट 1 को देखें कि क्या ये अकेले सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, तो आप देखिए S यहाँ है और S से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, तो R कहीं भी आ सकता है, R यहाँ भी आ सकता है, R यहाँ भी आ सकता है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी आपको है। R के लिए भी है, P के लिए भी है और Q के लिए भी है। यानी अकेले R जो है नहीं बता सकता है कि आपका सेकेंड शॉर्टेस्ट जो है, यानी यहाँ वाला जो है फर्स्ट शॉर्टेस्ट पर्सन यहाँ हो जाएगा, सेकेंड यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन आएगा आप कंफर्म नहीं बता सकते हैं सिर्फ स्टेटमेंट 1 की मदद से। तो इस तरीके से स्टेटमेंट 1 जो है आपका यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहीं पे गलत हो जाता है। ठीक है, अब सेकेंड में आइए, तो देखिए इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कहाँ पे है, किसी के बारे में भी पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। एस कहीं भी बैठ सकता है, क्यू कहीं भी बैठ सकता है, टी कहीं भी बैठ सकता है और यू भी कहीं भी बैठ सकता है। यानी अकेले स्टेटमेंट 2 भी जो है सफिशिएंट नहीं है इसका आंसर देने के लिए कि सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन कौन होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा और बी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और आपका सी भी गलत हो जाएगा, इधर और वाला भी केस गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है अकेले अकेले आंसर देने में सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो अब आपके पास बचता है ऑप्शन नंबर डी और ई। अगर दोनों को मिला के आंसर आ जाता है तो आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, और अगर दोनों को मिलाने के बावजूद भी आंसर आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा। ठीक है, कि 1 और 2 दोनों जो है सफिशिएंट नहीं है एक साथ मिलाने के बावजूद भी आंसर देने के लिए। ठीक है, तो अब आइए थोड़ा सा कंबाइन करके देखते हैं कि क्या ये कंबाइन हो सकता है। तो देखिए कंबाइन करें तो यहाँ से सिर्फ यही पता चल रहा है कि Q जो है बड़ा है T से, तो यहाँ से तो इसको कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी दिया हुआ था, स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ था कि S जो है सो यहाँ है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों को कंबाइन हम लोग कर रहे हैं। अब बैठा के देखिए तो S आपका यहाँ है। ठीक है, और आपको लिख रहा है कि Q जो है बड़ा है T से और Q से बड़ा P है और P से बड़ा R है। ठीक है, तो S यहाँ है, तो S के नीचे Q और T यानी 2 पोजीशन आना चाहिए आपको। ठीक है, कोई भी 2 पोजीशन आना चाहिए। तो देखिए Q और T के लिए आपके पास फिलहाल यहाँ पे 4 पोजीशन है। ठीक है, कोई कहीं भी आ सकता है। ठीक है, यानी Q पहले आएगा उसके बाद T आएगा, तो QT यहाँ भी हो सकता है, QT यहाँ भी हो सकता है और QT यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, यानी Q और T के लिए देखिए एक पॉसिबिलिटी यहाँ है कि 2 और 1 पे बैठ जाए, फिर 3 2 में बैठ जाए, फिर 4 3 में बैठ जाए। यानी यहाँ से अभी भी आप श्योर नहीं है Q और T को लेकर भी। ठीक है, और देखिए इस R, P और S के बारे में भी कोई रिलेशन आपको नहीं दिया हुआ है। R आपका यहाँ भी आ सकता है, R आपका यहाँ भी आ सकता है, P भी यहाँ आ सकता है, P भी यहाँ आ सकता है। ठीक है, U के बारे में सिर्फ कह रहा है कि फर्स्ट पे नहीं आएगा, तो फर्स्ट पे तो नहीं आएगा, बट देखिए इस U का Q और T के साथ भी रिलेशन नहीं है, इस U का S के साथ भी रिलेशन नहीं है, और इस U का P और R के साथ भी रिलेशन नहीं है। यानी कोई कहीं भी बैठ सकता है, एक पार्टिकुलर पोजीशन आपको कंफर्म नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप 1 और 2 दोनों को मिलाने के बावजूद भी आप आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कि 1 और 2 दोनों को एक साथ कंबाइन करने के बावजूद भी जो है आप सफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं कि इसका आंसर दे पाएं कि सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन कौन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना होगा, आपको सोचना पड़ता है बारी बारी, तभी जाके ये जल्दी बन पाता है। ठीक है, और देखिए मैंने आपको बताया कि डाटा सफिशिएंसी कोई पार्टिकुलर चैप्टर नहीं है, यानी इस सेक्शन को आपको टच करने से पहले बहुत सारा रीजनिंग का चैप्टर पे आपको कमांड होना चाहिए, तभी जाके आप जल्दी इसका आंसर दे पाएंगे।
ठीक है। एज अ बिगिनर आप डायरेक्टली डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को कभी नहीं बना पाइएगा, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत सारे चैप्टर पे कमांड होगा रीजनिंग के, तभी जाके आप सफिशिएंट होंगे कि इसका आंसर आप दे पाएँ, ठीक है। तो देखिए मैंने अपने तरीके से आपको हर एक वो बात बताया, हर एक तरीके से मैंने आपको समझाया कि आपके माइंड में ज़रा सा भी आपको जो है डाउट ना बचे, ठीक है। बट इसके बावजूद भी आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंसेप्ट और क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।